हेलो एवरीवन, नाउ लेट्स स्टार्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हमने प्रीवियस वीडियो में इसी पे बेस कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ा था। आज हम मेन लॉज के बारे में पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट लॉ क्या है हमारे पास, न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता है पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, एवरी बॉडी continue in its state of rest or of uniform motion unless it is compelled by external force to change its state। ये क्या कहता है कि कोई भी बॉडी है वो या तो रेस्ट में ही रहेगी या मोशन में, कब तक? जब तक कि हम उस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, एवरी बॉडी continues in its state of rest or of uniform motion unless it is compelled by an external force to change its state। एक्सटर्नल फोर्स की जगह आप इम्प्रेस्ड फोर्स भी कह सकते हो, एक ही बात है, इसका मीनिंग भी एक्सटर्नल फोर्स ही होता है, इम्प्रेस्ड फोर्स। बुक में कहीं ये वर्ड भी यूज कर रखा है, इम्प्रेस फोर्स। तो ये क्या कह रहा है, एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट। कोई भी बॉडी है वो कब तक रेस्ट में रहेगी या मोशन में, जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to first law, force is necessary to change। according to first law, force क्यों हमें required है? force is necessary to change the state of rest of a body। कोई चीज रेस्ट में है, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए हमें फोर्स की नीड है। सेकंड, चेंज द स्पीड ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी की अगर आपको स्पीड को चेंज करना है तब भी हमें क्या अप्लाई करना है? फोर्स। सपोज आप कोई बाइक या स्कूटी चला रहे हैं तो अगर आपको फोर्स अप्लाई करते हैं तभी उसकी स्पीड क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, नाउ थर्ड, change the direction of body without changing the speed of body। सपोज हमने किसी बॉडी की स्पीड को तो वही रखा जिस स्पीड से हम आ रहे हैं, हमें क्या चेंज करनी है? डायरेक्शन। तो उस वक्त भी हमें क्या अप्लाई करना पड़ता है? फोर्स। ठीक है, तो फोर्स की हमें फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इसलिए नीड पड़ेगी, कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में करने के लिए, या किसी बॉडी की स्पीड को चेंज करने के लिए, या फिर उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, विदाउट चेंजिंग द स्पीड ऑफ बॉडी। ठीक है, नाउ फर्स्ट लॉ हमें क्या कह रहा है कि कोई भी बॉडी है, एक बॉडी कहता है कि कोई भी बॉडी है उसकी खुद की कोई टेंडेंसी नहीं होती कि वो अपनी स्टेट को चेंज कर सके, रेस्ट से मोशन में या फिर मोशन से रेस्ट में। वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक कि हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो इसी को ही हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहता है देखिए, according to first law, a body has no tendency
A body has no tendency of itself. A body has no tendency of itself to change its state of rest or of uniform motion unless no external force applied on it. This is also called law of inertia. इसी को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई भी बॉडी है उसकी अपनी कोई टेंडेंसी नहीं होती इटसेल्फ कि वो अपनी स्टेट को क्या कर सके, चेंज कर सके। रेस्ट में है तो मोशन में कर सके या मोशन में तो रेस्ट में। कब तक? अनलेस नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड अपॉन इट, जब तक कि हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, ठीक है, तब तक वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। तो इसी को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, नाउ अब हम सेकंड लॉ देखते हैं। नाउ सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं अब हम। सेकंड लॉ हमें क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स। तो सेकंड लॉ में क्या कहता है? द रेट ऑफ, सेकंड लॉ स्टेट्स दैट the rate of change of momentum is directly proportional to the external force। सेकेंड लॉ हमें क्या कहता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेट ऑफ चेंज के लिए हम क्या यूज करेंगे? डी बाई डी टी। मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी। तो ये हमें कहता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ। तो ये हमें कह रहा है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम हमने पढ़ा है क्या होता है? मोमेंटम ऑफ ए बॉडी क्या है? इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी। मोमेंटम किसके इक्वल होता है हमारे पास? मास इनटू वेलोसिटी। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? कांस्टेंट। के क्या है यहाँ पे? यानी कांस्टेंट। पी की जगह हम क्या लिख देंगे? एम वी। नाउ एफ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? के। थोड़ा सा रीचेंज करते हैं इसको। अब आपको पता है डीवी बाई डी टी क्या होता है हमारे पास? एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एफ इक्वल्स टू के एम ए। ठीक है, नाउ अगर हम यूनिट फोर्स चूज करते हैं, इफ वी चूज यूनिट फोर्स देन यूनिट एक्सीलरेशन प्रोड्यूस, अप्लाई ऑन यूनिट मास। मास भी क्या है हमारे पास? यूनिट। तो हमने चूज किया है यूनिट फोर्स, यूनिट एक्सीलरेशन और यूनिट मास। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? के की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? 1। तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इस रिजल्ट में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एफ इक्वल्स टू एम ए। तो ये हमने रिजल्ट ड्राइव कर लिया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास एफ इक्वल्स टू क्या आ गया? एम ए। अगर आपको एक्सीलरेशन फाइंड करना है तो कैसे करोगे? फोर्स अपॉन में मास। एफ क्या हमारा एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अब देखिए हम इसी रिजल्ट से डिस्कस करेंगे। हम ये कहते हैं कि जो फर्स्ट लॉ है वो पर्टिकुलर केस है किसका? सेकंड लॉ का। कैसे? देखिए हम इसी को पढ़ेंगे। व्हेन
नो फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी। अगर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा मीन्स क्या होगा, F इक्वल्स टू 0। अगर F 0 है तो देन एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना, अगर F 0 है, 0 बाय समथिंग क्या है, 0, तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा, 0। तो इट मीन्स क्या कह रहा है, व्हेन नो फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी देन बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। देखिए, अगर हमारी बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा तो बॉडी क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में या मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अब यही कहता है हमें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट लॉ इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ सेकंड लॉ। ठीक है, नाउ अब हम थर्ड लॉ के बारे में देखते हैं। नाउ थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं अब हम। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। थर्ड लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट for every action there is an equal and opposite reaction। there is an equal and opposite reaction। तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं डेली लाइफ के। सबसे पहले तो हम जो वॉक करते हैं, चलते हैं, उसमें हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूज करते हैं। जब भी हम चलते हैं वी पुश अवर स्टेप फॉरवर्ड। आज हम अपना स्टेप क्या रखते हैं, फॉरवर्ड। इन दिस केस वी पुशेस द ग्राउंड बैकवर्ड। हम ग्राउंड को क्या करते हैं, पुश करते हैं बैकवर्ड। देन द अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ द अर्थ पुशेस फॉरवर्ड। वाई, अर्थ हमें आगे की ओर धकेलती है। क्यों, क्योंकि जो मास ऑफ मैन है वो कंपेयर टू अर्थ नेग्लिजिबल होता है। जो मैन का मास है वो लेस होता है कंपेयर टू अर्थ। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं नेग्लिजिबल ही होता है, मास ऑफ मैन इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू अर्थ। तो इसीलिए अर्थ क्या करती है, हमें आगे की तरफ धकेलती है। सेकेंड एग्जांपल देखिए, स्विमिंग। जब हम स्विमिंग करते हैं तब हम क्या करते हैं, हम मूव करते हैं फॉरवर्ड। तो हम क्या करते हैं, अपने जो हाथों से जो पानी है उसको पीछे की ओर धकेलते हैं। तो ये क्या हो रहा है, हमारा अपोजिट रिएक्शन। हम मूव कर रहे हैं आगे की तरफ, जबकि हम पानी को क्या करते हैं, पीछे की तरफ धकेलते हैं। ठीक है, एक इसका एग्जांपल और देखिए। आपके पास ये एक टेबल है, ठीक है, आपने इसके ऊपर एक बॉक्स रखा है, ये एक बॉक्स है। बॉक्स क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, प्रेशर लगाएगा डाउन की तरफ, वो हमारे पास क्या है, mg। ठीक है, तो जो टेबल है वो भी प्रेशर लगाएगा, तो वो हमारे पास क्या फोर्स लगा रहा है, r। देखिए, एक टेबल है, उसके हमने बॉक्स रखा है, तो बॉक्स भी अपना फोर्स लगाएगा। वो कैसा लगाएगा, डाउनवर्ड। जो टेबल है वो भी बॉक्स के ऊपर लगाएगा, वो कैसा होगा हमारा, अपवर्ड। क्या है, उसको मैंने क्या कहा है, फोर्स r। दोनों जो है, बोथ r एंड बोथ फोर्स r एंड mg act as common normal in opposite direction। दोनों क्या है, कॉमन है, नॉर्मल, बट दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, r इक्वल्स टू mg। तो ये एग्जांपल भी आपका क्या है, थर्ड लॉ का, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हो रही है यहाँ पर भी। ठीक है, नाउ अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन्हीं पे बेस्ड न्यूमेरिकल। तो उसके अंदर जो न्यूमेरिकल हम करेंगे उसके अंदर आपके 3 फॉर्मूलाज यूज होंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ। वो आपने इक्वेशंस पढ़ी भी होंगी लोअर क्लासेस में फिजिक्स में। तो देखिए, आपके पास फर्स्ट हम यूज करेंगे दिस वन,
सेकंड, थर्ड, ये तीनों इक्वेशंस का हम यूज करेंगे फॉर्मूला सोल्व, तीनों का ये न्यूमेरिकल सोल्व करने में। तो यहाँ पर देखिए जो u है वो क्या है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन है, ऐसे हमारे पास क्या होगा, कोई डिस्टेंस दे रखा होगा या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास एस हो जाएगा। तो ये तीनों का हम यूज करेंगे। तो आपने पढ़ा हुआ है ये फिजिक्स में। तो ये जो डायनेमिक्स है इसमें लगभग पूरा अपना फिजिक्स का ही यूज है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।